देखिए क्लास 8th। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th। देखिए आज हम व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th की। ये बुक है व्याकरण की। पहला लेसन आप शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों का। देखिए पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। पाठ एक है भाषा, लिपि तथा व्याकरण। इसको हम समझाने जा रहे हैं भाषा क्या है। देखिए भाषा जो है अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के हमारे पास अनेक साधन है। अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के हमारे पास अनेक साधन है। रेलगाड़ी पर गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी चलाने का संकेत करता है। वो सांकेतिक भाषा हो गई। गाड़ी चलाने का संकेत करता है झंडी दिखा के, तो वो सांकेतिक भाषा हो गई। जो बस पर संवाहक सीटी बजाकर पर सांकेतिक भाषा, इस क्रियाओं को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। देखिए भाषा जो है तीन होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। जो हमारे भारत में जो है दो भाषाओं को मान्यता मिली है, सांकेतिक भाषा को मान्यता नहीं मिली है। तो भाषा की अभिव्यक्ति के दो रूप है। नंबर एक, भाषा का मौखिक या कथित रूप, जैसे गुरु द्वारा अपने शिष्यों को बोलकर कुछ समझाना। जैसे हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वो क्या हो गई? मौखिक भाषा हो गई। भाषा का लिखित रूप, जैसे पत्र लिख के अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। मान लो पत्र लिख रहे हैं और दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, वो क्या हो गई? लिखित भाषा। अब देखिए भाषा जो है, भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर जैसे हम बोल रहे हैं, लिख कर, मान लो ब्लैक बोर्ड से लिख रहे हैं, लिख कर अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब देखिए मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। भाषा का मौखिक रूप भाषा का मूल रूप होता है, इसे सीखना नहीं पड़ता। जो हम बोलते हैं बच्चा भी सीखता, सभी लोग सीखते हैं, उसको सीखना नहीं पड़ता। भाषा के लिखित रूप को प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है, ध्यान लगा के उसको सीखना। जो लिखित रूप होता है ध्यान लगा के सीखना पड़ता है। बच्चा भाषा के मौखिक रूप को पहले सीखता है, बाद में उसका लिखित रूप। जब बच्चा छोटा होता है तो मौखिक रूप माँ बोलती है, पिताजी बोलते हैं, भाई बहन बोलते हैं, तो सीखता है। बाद में थोड़ा बड़ा होता है तो लिखना शुरू कर देता है। भाषा के निम्नलिखित रूप के कारण ही ज्ञान की संचित राशि को आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ आजकल हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए नए नए साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल फोन के द्वारा कहीं से भी अपनी बात दुनिया के किसी कोने में बैठे अपने मित्र या संबंधी तक पहुंचाई जा सकती है। अब देखिए मोबाइल चल गया है, अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को मोबाइल द्वारा कोई भी संदेश दे सकते हैं। कंप्यूटर में वायरस मेल किया प्रतिक्रिया द्वारा हम केवल अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपितु उसका चित्र भी देख सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा आप कंप्यूटर चालू करिए, उसमें चित्र भी दे सकते हैं। आप वायरस मेल प्रतिक्रिया कर सकते हैं, दूसरों तक भेज सकते हैं। ईमेल, फैक्स आदि के द्वारा भी विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। देखिए भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक राज्य हैं। इन राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। पहले संविधान में भारत की 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है। असमिया है, उड़ीसा है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, पंजाबी है, बांग्ला है, नेपाली है, मणिपुरी है, संस्कृत है, सिंधी और हिंदी। अब इनकी संख्या 22 हो गई है। अब देखिए भारत के राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं देखिए लिखी हुई है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। पीछे भी लिखा हुआ है इन भाषाओं को। अब देखिए भाषा के घटक। भाषा के जो है 5 घटक हैं। ध्वनि, जिसको कहते हैं साउंड इंग्लिश में,
हमारे मुंह से निकलने वाली पृथक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहा जाता है। भाषा का मौखिक रूप केवल ध्वनियों से ही निर्मित होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो ध्वनि है। वर्ण, जिसको कहते हैं लेटर, उस छोटी छोटी ध्वनि को जिसके और खंड ना हो सके वर्ण कहलाता है। जैसे अ, बड़ा उ, क, थ, ह आदि। शब्द, जिसको कहते हैं वर्ड, वर्णों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे भ प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ। भारत पद है, स्वतंत्र रूप से वर्णों का समूह शब्द होता है। जैसे भारत देश आदि, परंतु अब उन्हीं शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर दिखाया जाता है, वे पद कहलाते हैं। जैसे भारत देश है, इसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो वही पद कहलाता है। जैसे हमारा देश भारत है। इसमें आया प्रत्येक शब्द एक पद है। अब देखिए वाक्य, जिसको कहते हैं सेंटेंस, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो एक निश्चित भाव का बोध होता है, वाक्य कहलाता है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इस उदाहरण में प्रयुक्त पद मिलकर एक निश्चित भाव का बोध करा रहे हैं, अतः पदों के इस समूह को वाक्य कहा जाएगा। भारत के राज्यों में अलग अलग भाषाएं होने पर भी हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग प्रायः सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में किया जाता है। इसलिए 14 सितंबर 1949 को स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। देखिए, हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब 14 सितंबर आने वाला है तो उस दिन हिंदी दिवस होगा। भाषा, हिंदी भाषा का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, संपर्क भाषा। अब तक प्रथम भाषा क्या है? कुछ राज्यों में हिंदी बोलचाल तथा राजकाज की भाषा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में है। द्वितीय भाषा क्या है? महाराष्ट्र, गुजरात तथा पंजाब आदि में हिंदी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में किया जा रहा है। संपर्क भाषा, भारत के दक्षिण राज्यों में हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जा रहा है। अब देखिए मातृभाषा। शिशु शिशुवावस्था में अपनी माँ तथा परिवार के जिस भाषा को पहली बार सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। जब शिशु छोटा होता है, बच्चा जब सीखता है माँ बाप से, भाई बहनों से, उसकी वह मातृभाषा कहलाती है। तमिल भाषी परिवार में बच्चों की मातृभाषा तमिल है तथा पंजाबी भाषी परिवार में बच्चों की मातृभाषा पंजाबी होगी। अब देखिए मानक भाषा। जब किसी भाषा का प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में किया जाता है तो उस क्षेत्र की भाषा